इन लास्ट क्लास हमने क्या बतलाया था? लास्ट क्लास में आपको केवल हमने बतलाया था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाइड। हमने इस पे चर्चा किया था कि न्यूक्लियाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि ये केवल पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को भी हम बुला लिए हैं, क्योंकि नेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक आध क्वेश्चन आता है हमेशा यहाँ से। सेकेंड, जहाँ तक हम बतलाए थे आपको इन माई लास्ट क्लास कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियाइड, बट अप टू ए लिमिटेड रेंज, एक लिमिटेड रेंज पर। पहला जो क्वाइलिंग हो रहा है बाय द ब्राउनियन मूवमेंट्स एंड परसिस्टेंट लेंथ, ये यहाँ तक चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो कितने टाइम्स कर रहा है? 10 टाइम्स कंडेंसेशन अप टू द 10 टाइम्स, और उसके बाद फिर उसको 10 टाइम्स होना, मतलब टोटल 100 टाइम्स होना है, यानी टोटल कंडेंसेशन उसको 1000 टाइम्स होना है। टोटल कंडेंसेशन उसको कितना होना है? 1000। कभी अगर आपसे पूछे कि टोटल कंडेंसेशन कितना होता है फ्रॉम एक्चुअल जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया ई कोलाई, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्सटेंसिवली वर्क जो हुआ है, वी स्टडीड ऑन द बैक्टीरियम ई कोलाई, हमने बैक्टीरिया ई कोलाई पर ही एक्सटेंसिव इसको स्टडी किया अभी तक। तो टोटल जो कंडेंसेशन होगा या क्वाइलिंग होगा वो कितना हो रहा है? 1000 टाइम्स। 1000 टाइम्स न्यूक्लियाइड जो है वो ओरिजिनल का कितना है? 1000 टाइम्स। इस 1000 टाइम्स में 10 टाइम्स जो है वो बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन लास्ट क्लास हमने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था, बाय द ब्राउनियन मूवमेंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक रेंज, मतलब जो जिस सस्पेंशन में वो डीएनए है, और वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का जो कि वो स्फेरिकल जो रेंज बन रहा है, उसमें हमने आपको क्या बतलाया था, उसको अभी हम फिर बतला दे रहे हैं। एंड सेकेंड, उस कंडेंसेशन के बाद जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? बाय द एसोसिएशन ऑफ द प्रोटीन्स, बाय द एसोसिएशन ऑफ द प्रोटीन्स, जिसको क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जिसको क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो आज हम लोग देखेंगे, और थोड़ा सा आरएनए भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आरएनए का भी रोल होता है, तो इसलिए इस 2 पार्ट को हम देखेंगे आज। एंड इसका थर्ड जो पार्ट है दैट इज द सुपर क्वाइलिंग, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग, उसका थर्ड स्टेज होता है निगेटिव सुपर क्वाइलिंग, वो हम लोग देखेंगे आज के बाद। आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियाइड प्रोटीन कैसे काम कर रहा है, और जो आरएनए एसोसिएटेड यहाँ पे है, क्योंकि हमने केमिकल जो कंपोजिशन था उसमें बोला था कि 80% क्या है इसमें? डीएनए है, 10% प्रोटीन है, और 10% क्या बोले थे? आरएनए है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखें, न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन, न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, and in short it is referred as NAP, न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NAP। एंड द न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स आर नॉन हिस्टोनिक कंपोनेंट्स। ये क्या है? नॉन हिस्टोन, हिस्टोन के तरह का ये नहीं है। एंड इट हैज द 3 फंक्शंस। इसका क्या है? 1 2, यहाँ हटाइए। फर्स्ट, द न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंसेशन एंड दे आर associated with condensation of क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कौन सा क्रोमोजोम? प्रोकैरियोटिक क्रोमोजोम। क्रोमोजोम बाई reducing persistence length, persistence
लेंथ। फर्स्ट ये जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है कि जब ये एसोसिएट हो रहा है तो इसके परसिस्टेंस लेंथ को ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। तो परसिस्टेंस लेंथ का जो एसोसिएशन होगा वो क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ द परसिस्टेंट लेंथ ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के साइज पे क्या इफेक्ट होगा, एनीवन? नहीं, आप पढ़िए, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। हियर हम आपको लास्ट क्लास में बोले थे कि दैट इज वॉल्यूम डिटरमाइंड बाई 3/4 पाई आर क्यू। I told in my last class that the volume is determined by the 3/4 pi r q, where r represents radius of gyration, radius of gyration, radius of gyration, and here r is determined by root under n a divided by root under 6. That is the formula for the R, determination of the R. And here A represents persistence length, या इसको ऐसे बोलिए Cohen length, specifically it is referred as Cohen length. ये पूछ सकता है नेट में. It represents the Cohen length, and Cohen length is determined by 2 into persistent length. Into persistence length, and n represent the total number of Cohen length in genome. That means the total length divided by the persistent length. ये क्या बतला देगा, total length divided by the persistent length. Total length क्या है genome का, what is the total length of genome divided by the persistent length. That is responsible for the determination of n. That means the r, when the persistent length is decreased, जब persistence length decrease होगा, that means by the total value, ये जो भी इसका value आ रहा है, the total value is determined and it is reduced. कितने टर्म में reduce करेगा ये? 3 times, माने 3 ऑर्डर, not 3 times, 3 ऑर्डर स्क्वायर में डाला हुआ है ये. तो that is the first important functions of the nucleotide associated protein. तो यहाँ पे दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है. एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गया, ठीक है, क्योंकि जो स्फीयर डिटरमाइन हो रहा है, जो इसका साइज डिटरमाइन हो रहा है, वहाँ पे क्या काम कर रहा है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है. और उसके साथ साथ क्या हो गया, प्रोटीन भी आ रहा है. तो ये दोनों इंटीग्रेटेड एक्शन हुआ. यहाँ पे जो एक्शन हुआ, क्योंकि आप इसको समझिए भी, कभी कभी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. तो बोथ फैक्टर्स एप्लीकेबल हियर. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो बताया गया, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स काम कर रहे हैं. फिजिकल फैक्टर भी काम कर रहे हैं और एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन भी काम कर रहा है. सेकेंड क्या है कि एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, association of NAPs to change configurational topography. Association of nucleotide associated proteins to change the configurational topography. Here it is not any physical principle is applicable here, but nucleotide associated proteins are
themselves responsible for the foldings, wrapping, bunchings like this. The same nature. That is the configurational topography. It is responsible for the changing of the configurational topography. And here the 12 nucleoid associated proteins are reported from the E. coli. At present, of course, some may be present, some more may be present. हो सकता है कि कुछ ज़्यादा भी हो. But at present, the 12 NAPs are reported from E. coli, in which only 4 are extensively studied. In which only 4 are extensively studied, and these 4 are HU, histone-like proteins, IHF, inter-specific host factors, HNS, heat stable nucleoid structural proteins, and fish factor for it is better to write here fish से याद करिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है ये. And fish, these are the 4, and here these 4 histone proteins, the studies on these 4 histone proteins are based on the vivo condition और vitro condition. vivo का मतलब within living system, vitro का मतलब outside of the living system, and the studies on these 4 NAPs are based mainly on vitro condition. And in vivo condition they are analyzed indirectly. vivo condition में भी इसको स्टडी किया गया, उसका उम्मीद किया गया, लेकिन वो स्टडी क्या है? indirectly. In vivo condition
the factors are analyzed in directly. Clear? Again, the binding of NAPs is specific with segments and structural configuration both. Although non-specific bindings are also observed. Non-specific bindings are also observed. Actually, the nature which we are discussing here, हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि द नेचर ऑफ बाइंडिंग मेनली द न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो चार अभी हम मेन बोल रहे हैं, HU बोल रहे हैं, IHA बोल रहे हैं, और ये हाँ HNS बोल रहे हैं, FISH बोल रहे हैं, मेनली दीज फोर, दे आर द स्पेसिफिक विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड सीक्वेंस बोथ. वो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकता है और सीक्वेंस का भी स्पेसिफिसिटी रिप्रेजेंट कर सकता है. बट इसके बावजूद देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस, वहाँ पे और भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे वो स्पेसिफिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है. अब विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल. अब मान लीजिए कि बोला जा रहा है कि कहीं स्पेसिफिसिटी कर रहा है, कहीं स्पेसिफिसिटी नहीं कर रहा है. द सेम न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड प्रोटीन, मतलब HU है तो कहीं स्पेसिफिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, HU है तो कहीं स्पेसिफिसिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो अभी हम बोल रहे हैं कि द कंप्लीट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन इन रिलेटेड विद द कंडेंसेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर अंडर द रिसर्च. अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ऐसे पार्ट है जहाँ पे ये क्लियर नहीं है. बट इन विट्रो कंडीशन, विवो में तो अभी इसकी स्टडी उतनी क्लियर नहीं हो पाई है, बट इन विट्रो कंडीशन जब हम विट्रो में स्टडी करते हैं तो देयर आर सम अदर फैक्टर्स, पर्टिकुलरली द मिनरल्स और कंसंट्रेशन ऑफ सेल्फ, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका अपना कंसंट्रेशन, ये डिटरमाइन कर सकता है कि वो किस नेचर में बाइंड करेगा. क्लियर? वो खुद डिटरमाइन करता है. अगर कम कंसंट्रेशन है तो कैसा नेचर करेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो कैसा नेचर करेगा. ठीक है? एंड लाइकली इस आधार पे द पैटर्न ऑफ फर्स्ट नेचर इज ऑब्जर्व, दैट इज द बेंडिंग. फर्स्ट नेचर क्या है? बेंडिंग. फर्स्ट वर्क ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी, nuclear associated protein is the binding, and there are two types of binding are observed. यहाँ पे दो तरह के bindings observed होते हैं. First, suppose it is the protein and this one is the DNA or chromosome. If like this, it is referred as a sharp bending. Sharp bending. It is represented as sharp bending. इसको हम क्या बोलेंगे? Sharp bending. And sharp bending is represented by IHF and FISH.
IHF and fish. These two proteins represent the sharp bending. And here the angle of bending is different. यहाँ पे क्या होगा? Angle of bending is different, जो कि important है क्वेश्चन के लिए. इसके एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? अंतर होते हैं. And here the bending is more than 160 degree centigrade. The bending is more than 160 degree, sorry, centigrade नहीं, 160 degree. And here it is up to the 80, 60 to 65 to 80 degree. Fish में क्या करेगा? 65 to 80 degree. The another bending nature is the flexible bending. Which one is? Flexible bending. It is referred as flexible bending. This one is the protein. This one is the protein. This one is the protein. This one is protein. This one is protein. And this one is DNA. And this represents the flexible bending. Flexible bending. Flexible bending. And here the IHF is responsible for the flexible bending. And here the degree is 0 to 180 degree. 0 to, sorry, 0 नहीं, 10 to 180 degree. And second is HU, histone-like proteins. And HU, if the HU is responsible for the bending, where it is in the less concentration, less, अगर ये लेस कंसंट्रेशन में होगा तो ऐसा करेगा, हाई कंसंट्रेशन में नहीं. IHF here in the high concentration, but here in the low concentration. That means here there are a number of questions. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. आपके कंडीशंस दे देंगे, जैसे आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आफ्टर द कंडीशंस क्वेश्चंस आपसे प्रोडक्ट का पूछ दिया जाता है. तो यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ वेरिएशंस इन द कंडीशंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वेरिएशन इन द कंडीशन, द नेचर ऑफ द बाइंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द DNA और क्रोमोजोम, प्रोकैरियोटिक क्रोमोजोम इज डिफरेंट. क्लियर? Which one is? Sorry, B. Stiffening. Second part is stiffening. That means stiffening का मतलब rigidity. Stiffening का मतलब rigidity in the configuration. And that stiffening, this one is the protein. Protein is just
This one is the nuclear associated protein, and this one is the chromosome, prokaryotic chromosome or DNA. And here it is responsible for the stiffening. That is, it does not provide the folding of the chromosomal fiber. Chromosomal fiber को क्या करेगा? Fold नहीं करने देगा. And generally it is the NS and HU. Two nuclear proteins are present here. Again in the flexible आप बैंडिंग देख रहे हैं, where HU is also used, हमने लिखा है, flexible में भी लिखा है. But in that condition, the concentration of HU हमने क्या लिखा है? Low. And here the concentration is high. In the high concentration, if the HU is high, then it is responsible for the stiffening. And here HNS is in low concentration. In low concentration, stiffening is in low concentration. And again उसको हम बतलाएंगे. And that HN here, the activity of the HN is associated with the concentration availability of the magnesium and potassium. Magnesium and potassium. And when the magnesium and potassium is high, then the HNS is responsible for the bridging. Then it is responsible for the bridging. Bridging means it is associated with the formation of the association of two strands. That is the bridging. It is responsible for the bridging. And here HNS, it is the activity of the HNS in the high concentration, where is less. Is less. ये क्या होगा? ये कम होगा. ठीक है? The third one is the wrapping. And that wrapping is associated by fish. Associated by fish. Fish is also used for the कहाँ पे? SAR bending. Fish वहाँ पे भी है, fish यहाँ पे भी है. And here it is associated with the wrapping of the chromatid fiber. Okay? हाँ, जो ये कंपोनेंट आ रहा है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखा जाए. एट फर्स्ट, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स. एंड जस्ट हम आपको बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द हिस्टोन लाइक न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन्स आर बेस्ड ऑन द वीवो स्टडी. कहाँ पे बेस्ड है? वीवो स्टडी पे. विट्रो पे नहीं बेस्ड. विट्रो स्टडी, वीवो में नहीं. बट वी एनालाइज दैट. उसको हम क्या करते हैं? वहाँ से एनालाइज. एंड हियर दिस वन इज फॉर्म बाय द टू सब यूनिट्स, HU alpha and HU beta. Two subunits. It is formed by two subunits, H1, HU alpha and HU beta. It may be present in the homodimer,
or heterodimer. It may be present in the form of homodimer or heterodimer. And here it is configurational specific. It is configurational specific again, but some non-specific bindings are also observed. It is configurational specific, but some non-specific binding sites are also observed. And it is calculated in the vitro system that it is one unit, one dimer requires 9 to 20 base pairs, 90 to 20 base pairs, 90 to 20 base pairs. But the biochemical analysis in the vitro conditions represent that one dimer is present at 150 BP. 150 BP. That is the persistent length. याद आ गया, हम बतलाए थे ना, इट इज द persistent length. ये क्या है? persistent length है 150 BP और 50 nm or 50 nm. That means here what is the chance? अब यहाँ पे HU जो प्रोटीन है, it is responsible for the flexible bindings and sharp bindings. Flexible bindings and stiffening. Flexible bindings and stiffening. आप देखिए पीछे वाला, वो flexible binding के लिए भी है और stiffening के लिए है. And here it represents that the dimer is present at the rate of 150 base pairs. That means what is the chance? ये किस फॉर्म में होगा? स्टिफनिंग में होगा कि फ्लेक्सिबल में होगा? सोच के बताइए जल्दी. फ्लेक्सिबल में होगा, बिकॉज वन डाइमर रिक्वायर्स 9 to 20 बेस पेयर्स. एक डाइमर को क्या चाहिए? 90 to 20 बेस पेयर्स. और अगर इतने कंसंट्रेशन में वो होता, इस रेट में अगर होता, तब ये क्या कर देता? स्टिफनिंग कर देता. तब ये क्या कर देता? स्टिफनिंग कर देता. बट इन द विट्रो कंडीशन इट इज ऑब्जर्व्ड इन एट द रेट ऑफ द 150 बेस पेयर्स, दैट इज इन द 50 nm. That means it is present in the, it represents flexible bending in vivo condition. ये किस फॉर्म में होगा? vivo condition. ठीक है, क्लियर? इससे ज़्यादा अभी इसकी आवश्यकता नहीं है हमारे लिए. IHU कहाँ पे है? फ्लेक्सिबल में है और कहीं नहीं है. IHU IHF, yes, sorry, IHF. और कहाँ पे है? शार्प बैंडिंग में. शार्प बैंडिंग में क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन रेट क्या बोल रहा है वहाँ पे? लो कंसंट्रेशन रेट बोल रहा है. लो कंसंट्रेशन किसका? लो कंसंट्रेशन रेट विथ रेस्पेक्ट टू द base pairs. And here the IHF is responsible for the binding. And one thing is important, that the nature बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो कितने स्टेज में हो रहा है? कितने स्टेज में होता है? कुछ आइडिया है?
कल्चर में स्टेशनरी फेस होता है, ग्रोथ फेस होता है, स्टेशनरी होता है और ग्रोथ होता है, ठीक है। इट इज मोर एबंडेंट इन स्टेशनरी फेस, इट इज मोर एबंडेंट इन स्टेशनरी फेस। ग्रोथ फेज में ये नहीं होता है ज़्यादा। इट इज मोर व्हेन वी स्टडी इट इन द विट्रो कंडीशन, इट इज मोर एबंडेंट। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी फेज ये सबसे ज्यादा कहां पे है? स्टेशनरी फेज। दैट मीन्स इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंसिंग। ये जो भी न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंसेशन। That means in the stationary phase, the main condensating nucleoid associated protein is IHF, ठीक है। स्टेशनरी फेस में ये है, इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ और, ये डायमेरिक है। क्या है? डायमेरिक, मतलब 2 यूनिट्स के बना होगा, प्रोटीन्स के 2 यूनिट्स एसोसिएट होंगे। थर्ड वन HNS। इसका वर्क क्या है? 2, एक स्टिफनिंग कर रहा है और एक ब्रीजिंग कर रहा है। यस, एक ये स्टिफनिंग कर रहा है, एक ये ब्रीजिंग कर रहा है। एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इज मोर देन 8, हाँ ठीक, 8 नहीं है, 5 मिली मोल। अगर ये इससे ज़्यादा है, मोर देन 5 मिली मोल, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिफनिंग। ये किसके लिए होगा? स्टिफनिंग के लिए। एंड इफ इट इज लेस, अगर ये कम है, तब ये ब्रिजिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका भी काम नहीं है। नाउ फिश, here it is also dimeric, and responsible for the folding। ये किसके लिए है? फोल्डिंग के लिए। between the same chromosomal fiber, within the same chromosomal fiber and between the 2 different chromosomal fiber। वो अपने क्रोमोसोमल फाइबर में या 2 अलग अलग क्रोमोसोमल फाइबर में। दैट इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द क्वाइलिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल द क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग। एंड हियर it is more observed in growth phase। Fish is mainly observed in the growth phase, that is its concentration is higher in growth phase and less in stationary phase। ये इसका जो concentration होगा वो stationary phase में क्या होगा? less होगा। In this condition, the proteinous components are responsible for the क्या काम कर रहा है? Folding and bending, wrapping, and in this way it is responsible for the decrease of the volume। ये किसको डिक्रीज कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सुपर कॉइलिंग, द प्रोटीन्स आर again associated with the negative supercoiling, and इसको हम लोग next day we will discuss in the next class। but here one point which is necessary, supercoiling जो होगा we will discuss in the next class, that is the supercoiling। and basically we discuss the supercoiling, but actually the negative supercoiling is mainly responsible for the condensation। negative is mainly responsible for the
for the condensation of prokaryotic chromosome karyotic prokaryotic chromosomes. Okay, and which we will discuss on the next class. And here the second point, that is these four nucleotide associated proteins are mainly responsible for the configurational and topographic changes of the prokaryotic chromosome. But in addition with these four, some other nucleotide associated proteins are also reported. Okay, and these proteins are present in the different, specifically present on the specific defined sequence, and some are responsible for the regulation of the gene activities. Some are responsible for the regulation of the gene activities, and all these types of proteins we will discuss in the genetics. When we discuss the genetics of the prokaryotic cells, then we will discuss on all those proteins. Also, they are the nucleotide associated proteins, because there are the number of molecular activities. Here the replication, transcription, translation, expression, regulation, there are the different molecular activities of the prokaryotic chromosomes that are associated with the nucleotide, and we will discuss all these proteins or the proteins particularly associated with the molecular activities. We will discuss in the next class. Further class, not in the next class. In next class we will discuss in the supercoiling. But one thing more, that is the nucleotide associated RNA. Here, nucleotide associated RNA. Nucleotide associated RNA. Nucleotide associated RNA. And here RNA, we know very well that RNA are responsible for the carrying of the messenger from the DNA to ribosome. DNA to ribosome, that is the messenger RNA. Of course the transfer RNA, of course the ribosomal RNA. But in the nucleoid, some structural associated or configurational associated RNA is reported. Of course, the work on these type of RNA are not matured, but some reported RNA, and that is referred as the non-coding RNA. Non-coding RNA associated with configurational setup of nucleotide, configurational setup of nucleotide. And actually in the vitro conditions, just I am telling that the most of the configurational studies on the nucleotide are based on the vitro condition, And when we treated the nucleotide with enzyme RNA, enzyme RNase, when we treated the enzyme RNase, then we find thin filament of prokaryotic chromosome. Then we find the prokaryotic chromosome. And here
the RNA, that is the non-coding RNA. Of course, I am saying that they are the non-coding RNA, and that RNA, that type of RNA are not associated with the carrying of the messenger from the DNA, or not carrying the message for the protein synthesis. That is the non-coding RNA, and associated with the prokaryotic cells. And some cases, one most important RNA that is referred as the NARNA4. It is most important. NARNA4, it is referred. That name is the nucleotide associated RNA4. Nucleotide associated RNA4. And the nucleotide associated RNA4 in association with the HU. In association with the HU, combined with the DNA, combined with the, make a complex with DNA, a specific sequence, DNA, a specific sequence, DNA, a specific sequence. It is DNA, a specific sequence. Okay, and here forms a complex. That is a structural complex. But when we analyze the complex, then it represents only RNA plus DNA, not the histone-like proteins. Not the histone-like proteins. That means histone-like proteins is eliminated from the complex. And initially, हम आपको नहीं बतलाना चाहिए था. Initially, HU is associated with the specific DNA or the distorted DNA. It makes more specificity with the distorted DNA. और नीकिंग, जहाँ पे नीकिंग हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, वहाँ पे HU जाके ज़्यादा कंबाइन करता है. दैट इज स्पेसिफिसिटी. एंड हियर HU इज एलिमिनेटेड. HU क्या हो जाता है? एलिमिनेटेड होता है. In this condition, the HU acts as the, of course, HU is necessary for the combining of the NARNA4 with the DNA. But HU is not involved in the complex. जब complex बन जाएगा तो वहाँ पे HU नहीं मिलता है. HU is not observed in the complex. That means HU acts as the chaperone. Acts as the chaperone. Acts as the chaperone. Here one term is appeared. That is the chaperone. What is chaperone? कोई बतलाएगा? Anyone? यहाँ पर तो क्लियर है मूर्ख. And chaperone term is specifically observed in the intracellular protein trafficking. जब आप intracellular protein trafficking पढ़िएगा, या पढ़ना होगा, अभी लोग तो पढ़े होंगे, पीजी में तो पढ़ना है इंट्रासेलुलर सेल के अंदर प्रोटीन ट्रैफिकिंग के बारे में. वहाँ पे चैपरॉन मिलता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैपरॉन, एंड द चैपरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गाइडिंग ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द टारगेट. चैपरॉन्स जो है वही, चैपरॉन्स मीन्स ए स्मॉल प्रोटीनस कंपोनेंट, ए स्मॉल प्रोटीनस component which is responsible for the targeting of the protein during the protein trafficking. That is the chaperones. And here, of course, it is the protein. It is not the regular chaperone. It is not the regular chaperone, but acts as the chaperone because it is responsible for the guiding of the NARNA4 to the site of the specific site of the DNA. Clear? And now the NARNA4, which is the specific and recognized, is synthesized from the क्या है 3, देखो क्या हो गया जी, 329 RF
P329 palindrome sequence. Palindrome sequence of the prokaryotic or bacterial DNA. It is synthesized from the site. The site is the palindrome and recognized as RFP329. RFP329. RFP320. हाँ बोलो. REP325. REP325. 329 is another segment. It is the palindrome sequence. और हमको लगता है कि palindrome sequence में आप लोग समझ रहे होंगे. That is the palindrome sequence. ये palindrome sequence. Okay? And in this way, it is responsible for the compactness. Of course, maybe some other RNAs are present, but it is not understood properly as yet. अभी तक ये पूरी जानकारी नहीं है. But one RNA is defined. It is the non-codonic. इसमें कोड नहीं है, and it is associated with the compactness of the nucleotide. Hence, it is referred as the nucleotide-associated RNA. Nucleotide-associated RNA. ऐसा यूकेरियोट में नहीं मिलता है. ये नेचर यूकेरियोट में नहीं मिलता है. ठीक है.